ટ્રીના મેનેજમેન્ટ છે. રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરશે આપણી સાથે કંપનીના CFO વિનીત તરદેસાઈ. સર, સ્વાગત છે તમારું શો ઉપર. સૌથી પહેલા મારે શરૂઆત ત્યાંથી જ કરવી છે કેમ કે સ્ટ્રોંગ નંબર્સ જોઈ રહ્યા છે આપણે. કયા વર્ટિકલ તરફથી સૌથી વધારે કન્ટ્રીબ્યુશન હતું, એક હાઇલાઇટ સાથે તમે મને થોડુંક ડિટેલ્સ આપી શકો? इस क्वार्टर में आपने देखा तो एक्चुअली हमारा ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। ऐसा कोई वर्टिकल या कोई सर्विस लाइन नहीं रही जिसमें ग्रोथ नहीं दिखाई दी। पिछले क्वार्टर तक रिटेल, कंज्यूमर पैकेजिंग और टेक्नोलॉजी सेगमेंट्स काफी अच्छी तरह से चल रहे थे। उन्होंने तो ग्रोथ दिखाई है, मगर इस क्वार्टर में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और ट्रैवल वर्टिकल धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है। हालांकि पिछले 3 क्वार्टर में उन्होंने ग्रोथ ही दिखाई है, मगर हम अभी भी एक थोड़ा-सा कॉशियसनेस है बिकॉज़ कोविड पूरी तरह से गया नहीं है। आप जो अभी देख रहे हैं वो लीजर टूरिज्म की वजह से काफ़ी ट्रैवल में ग्रोथ दिखाई दे रही है बिकॉज़ कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल, टचलेस ट्रैवल में काफ़ी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिज़नेस ट्रैवल अभी तक शुरू हुआ नहीं है। तो अगर तीसरी वेव नहीं आती या सबसे उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहता तो ट्रैवल वर्टिकल भी आगे अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, मगर उसके लिए हम अभी कॉशियस है, मगर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है ट्रैवल। सो ग्रोथ, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, हर वर्टिकल, हर सर्विस लाइन ने अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाई है। बिल्कुल अग्रीड सर. इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, उसके ऊपर मैं आपकी एक ब्रीफ जो हाईलाइट है उसके ऊपर बातचीत करना चाह रही थी. वहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ दिख रही है. किस तरीके से वो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए शेप अप होगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. नहीं, बेस इफेक्ट तो पिछले साल आपने देखा तो ट्रैवल वर्टिकल हमारा जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था पिछले साल, उसमें अभी नंबर्स वाइज देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्री पैंडेमिक लेवल आ चुके हैं। तो अच्छी तरह से वहाँ बेस ग्रोथ है, मगर डिमांड और नई सर्विस लाइन जो हम बोल रहे हैं कि डिजिटल एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, डेटा एनालिटिक्स, उसके वजह से जो एडिशनल ग्रोथ आई है इस बार, पर्टिकुलरली रिटेल, कंज्यूमर पैकेजिंग और टेक्नोलॉजी सेगमेंट में, वो काफी अच्छी है। पिछले क्वार्टर हम एक्चुअली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में एक दो डील्स हमारे साइन नहीं हुए थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इस क्वार्टर में साइन हुए, उसका इफेक्ट हमें मिला है और ये मोमेंटम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक क्वार्टर का फिनोमेना है। डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि अगले हमें आशा है कि ये एक साल के लिए नहीं, अगले कई साल तक ये डिमांड और ये ग्रोथ आप देख सकते हैं। अग्रीड सर. अच्छा, क्योंकि मार्जिन्स के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक FY22 के लिए पूरा पिक्चर आपने क्या सेटअप करके रखा हुआ है? मार्जिन्स किस तरीके से पूरे साल के दौरान हम लोग देख पाएंगे? मेंटेन करने की सस्टेनेंस जो सिमिलर लेवल से उसके ऊपर कितना रहेगा, एक आइडिया अगर आप दे पाएं. देखिए, हमने पिछले साल जब भी पैंडेमिक हुआ था, हम कॉन्जर्वेटिवली हमारे रिसोर्सेस मैनेज कर रहे थे। हमारा बेंच काफी मिनिमल लेवल पे, ऑप्टिमल लेवल पे मैनेज कर रहे थे। मगर अब जिस तरह से डिमांड दिख रही है और टैलेंट के लिए जिस तरह से डिमांड है, हम अभी जस्ट इन टाइम हायरिंग पे सेटिस्फाई नहीं रह सकते। हमें थोड़ा सा एडवांस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लोगों को शायद हमें एक दो महीने जल्दी लाना पड़ेगा जिस प्रोजेक्ट चालू होने से पहले, और ये इन्वेस्टमेंट अभी वैलिड है बिकॉज अगर इस तरह से ग्रोथ मोमेंटम आपको रखनी है तो आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और हम पिछले कई क्वार्टर से यही बता रहे हैं कि तो हमारे EBITDA मार्जिन्स 23% Q3 में थे, ऑलमोस्ट 22% Q4 में थे। हमने पहले भी कहा था कि सस्टेनेबल मार्जिन्स हमें लगता है ये 20% हम साल से साल सस्टेन कर सकेंगे। Now, quarter on quarter, there can be some upwards or downward movements, but on an overall basis, what is our confidence level? 20% EBITDA margin sustainable. और हम अब ये भी देखिए कि थोड़ा सा करेंसी का इम्पैक्ट जो हुआ था वो हमें पैट में एक्चुअली हमारी हेजिंग पॉलिसी जो है उसका बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और हमने पैट मार्जिन सस्टेन किए हुए हैं। सो हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि ये मार्जिन लेवल सस्टेन करें,
मगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। और जो हमारा कंजर्वेटिज्म था पिछले कई साल का, वो हम थोड़ा सा अभी बदल के एग्रेसिव कर रहे हैं, ताकि ये आने वाली डिमांड को हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। बिल्कुल, अग्रीड सर। अच्छा, उसके अलावा क्वार्टर 1 के जो ग्लोबल क्लाइंट एडिशंस है उसके ऊपर आप मुझे कुछ डिटेल्स दे पाएँ? डील विन्स क्या रही थे इस क्वार्टर के दौरान? नहीं, बिल्कुल है। हमने एक लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके उसके साथ 5 साल का पूरा डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है। एक लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके डिजिटल एक्सपीरियंस पे हमने और उनके एसेट रिक्लासिफिकेशन में हमने अभी एक बड़ा डील साइन किया हुआ है। सो पाइपलाइन और ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। हमने हमारे वेबसाइट पे भी काफी इन डील्स के बारे में बात की है। तो ये पहले हमारा जो फोकस प्रोजेक्ट बेस्ड था, वो अभी धीरे धीरे लार्ज डील्स, एन्युटी डील्स के ऊपर चल रहा है। और ये एक मेजर ट्रेंड शिफ्टर है माइंडट्री के लिए, जो हम सस्टेन करना चाहेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ताकि हम फ्यूचर में हमारी ग्रोथ और पाइपलाइन और ऑर्डर बुक ये काफी स्ट्रांग मेंटेन कर सकें। बिल्कुल, अग्रीड सर। और उसके अलावा एक और डिटेल जो मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट, क्योंकि ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं रेवेन्यू के अंदर टॉप क्लाइंट्स का, वो स्लाइटली कम हुआ है। उसके रीजंस क्या थे? नहीं, ये एक कुछ मेजर चेंज नहीं है। ये लार्ज प्रोजेक्ट्स समटाइम्स कैसे होता है कि जब आप ये काम करना चालू करते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड रहता है, नॉलेज ट्रांजिशन पीरियड रहता है। तो उसमें आप कॉस्ट जितना इनकर करते हैं और रेवेन्यू जो मिलता है, वो उसमें थोड़ा सा टाइमिंग डिफरेंस रहता है। तो ये कुछ मेजर शिफ्ट नहीं है, ये एक क्वार्टरली फिनोमिनन आप कह सकते हैं। और ये जैसे ही प्रोजेक्ट रैंप अप फेज पे पहुंच जाते हैं, तो उसके मार्जिन्स भी डिलीवर होना चालू होते अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, पूरा FY 22 किस तरीके से पैन आउट हो सकता है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ? हैं। नहीं, हमने तो साल के शुरुआत में ही कहा था कि हम गाइडेंस तो ऐसे फॉर्मली नहीं देते, मगर हम इतना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जिस तरह से पाइपलाइन है, जिस तरह से ऑर्डर बुक अच्छी तरह से भर रहा है, हम इंडस्ट्री लीडिंग डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। और सस्टेनेबल बेसिस पे हमारा 20% EBITDA मार्जिन मेंटेन कर सकेंगे।